हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर सीएस। और अपने इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन कोर्स फॉर राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। ठीक है, किसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं? राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसका एग्ज़ाम आपका आने वाला है 18 और 19 जून को है। मोस्ट प्रोबेबली आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस कोर्स में क्या करेंगे? रिवाइज़ करेंगे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं डेली बेसिस पे एक सब्जेक्ट को रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगे आपके वो डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम देखेंगे एमसीक्यूज़। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आगे उनके फर्दर एमसीक्यूज़ देखेंगे। चलिए, तो जो इसका सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का सिलेबस है, तो देखिए इसमें क्या क्या है आपके पास। रिक्वायरमेंट गैदरिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी एनालिसिस से आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस डिज़ाइन से आ जाता है, यूएमएल से पूछ सकते हैं, यूएमएल इज़ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। देन टेस्टिंग से क्वेश्चन बनता है, इम्प्लीमेंटेशन से आ जाता है, मेंटेनेंस से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे आपके इस सिलेबस से। ठीक है, तो ये मोर और लेस आपका क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जिस तरह से होता है यहाँ पे हमारा बस उसको सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन दे दिया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, तो जो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस पढ़ा हुआ है वही ऑलमोस्ट यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में रहता है। तो देखिए सिस्टम डेवलपमेंट क्या है? सिस्टम डेवलपमेंट क्या है आपका? बेसिकली एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कुछ फेजेस होती हैं। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, पूरे 4 इयर्स पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सिस्टम डेवलपमेंट क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ फेजेस इंक्लूडेड होती हैं, लाइक प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये डिफरेंट फेजेस होती हैं। तो यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट है उसका क्या नाम है? सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो दो मेन चीज़ आती है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहला तो जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि एनालिसिस क्या स्पेसिफाई करता है, व्हाट द सिस्टम शुड डू। ठीक है, जो सिस्टम एनालिसिस होता है वो क्या देखता है? व्हाट द सिस्टम शुड डू। एंड सिस्टम डिज़ाइन जो होता है वो क्या देखता है? हाउ टू डू दैट। ठीक है, हाउ टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो एनालिसिस फेज है इसमें क्या किया जाता है? कलेक्ट और इंटरप्रेट किए जाते हैं फैक्ट्स। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे कलेक्ट किए जाएंगे फैक्ट्स और इंटरप्रेट किया जाता है। फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है और जो कंप्लीट सिस्टम है उसे डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या किया जाता है? डीकम्पोज किया जाता है। ठीक है, तो सिस्टम एनालिसिस को क्यों कंडक्ट किया जाता है? फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग अ सिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम को स्टडी करना है। लाइक हमें अगर रिजर्वेशन सिस्टम बनाना है, ट्रेन रिजर्वेशन सिस्टम बनाना है, फ्लाइट फूड ऑर्डरिंग बनाना है, कोई भी सिस्टम, तो इस तरह से उससे क्या किया जाता है? पूरा स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिस्टम एनालिसिस फेज जो होता है हमारा उसमें क्या किया जाता है? उससे स्टडी किया जाता है, देन आइडेंटिफाई किया जाता है ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, क्यों हम वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो चीज़ को देखा जाता है। देन जो हमारा सिस्टम एनालिसिस फेज़ है, देखिए ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है बेसिकली ये, जहाँ पे इम्प्रूव किया जाता है सिस्टम को और इंश्योर किया जाता है कि जो भी कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के वो एफिशिएंटली वर्क करेंगे जो भी हम इससे कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब बाकी आगे सिस्टम डिज़ाइन जो आ जाता है उसमें क्या करते हैं? हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ हमने गैदर की है इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन या कुछ डिज़ाइन नहीं करते हैं। एनालिसिस फेज़ में, डिज़ाइन फेज़ में हम क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ न्यू बिजनेस सिस्टम और रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम बाय डिफाइनिंग इट्स कंपोनेंट्स एंड मॉड्यूल्स। तो चाहे तो हम कोई भी नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग है, उसमें कुछ एनहांसमेंट्स कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उसके बारे में प्लानिंग की जाती है और किस तरह से उसे किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा? क्या करना है। एनालिसिस फेज में हमने क्या देखा कि क्या करना है। ठीक है, ये चीज़ अगर एक बार समझ में आ गई तो जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिज़ाइन फेज़ में हम क्या कर रहे हैं कि कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे अचीव किए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब देखिए सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन जो होता है हमारा बेसिकली फोकस करता है सिस्टम्स, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। सिस्टम, प्रोसेस क्या रहेगी, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक बार कि सिस्टम क्या होता है।
तो डेफिनेशन बाद में देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। तो देखिए जैसे अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, कंप्यूटर भी क्या है, एक सिस्टम है। इसी तरह से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह एक सिस्टम होता है, ठीक है, एक बाउंड्री होती है, एक पर्टिकुलर कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, तो सबकी क्या एक बाउंड्री है, इंटरफेसेस हैं कि यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कॉलेजेस हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्या इनपुट दे रहे हैं, क्या आउटपुट आ रहे हैं, एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ फीडबैक आते हैं, देन कहीं मैनेजमेंट होता है वो कंट्रोल कर रहा होता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, कंट्रोल होता है देन एलिमेंट्स में, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम में कंट्रोल आएगा, इनपुट आएगा, प्रोसेसर आएगा, आउटपुट आएगा, एंड देन फीडबैक, बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस हैं, एंड देन हमारे पास क्या आता है, एनवायरनमेंट, ठीक है। इनमें से कोई भी आपसे 3 जो यहाँ पे आपको विजिबल है उनमें से दे देंगे, और एक कोई और दे दिया और पूछ लिया कौन सा सिस्टम का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव पूछ लिया, नन ऑफ द अबव पूछ लिया, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए सिस्टम क्या बना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। तो सिस्टम क्या है, ऑर्डरली ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुप किया हुआ है किसे, इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स को, ठीक है, कंपोनेंट्स को ग्रुप किया हुआ है, लिंक किए हुए हैं एक दूसरे के साथ, ताकि जो भी हम गोल अचीव करना चाहते हैं वो गोल अचीव कर पाएँ, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास स्कूल्स में होता है, ठीक है, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट है, तो वो सब लोग क्या इकट्ठा हुए हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, और मेन पर्पस क्या है, स्टूडेंट्स की लर्निंग है, ठीक है, स्टूडेंट्स की लर्निंग का हमारा गोल होता है, अकॉर्डिंगली हम उसे अचीव करने के लिए क्या करते हैं, जो भी डिफरेंट वर्किंग्स रहती हैं वो होती हैं, स्कूल्स में हो गया, कॉलेजेस में हो गया, सब जगह इसी तरह से रहता है। देन हमारे पास देखिए कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं सिस्टम के, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए सिस्टम क्या होता है, मस्ट हैव सम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर और बिहेवियर होना चाहिए हमेशा कोई भी सिस्टम का, बिना स्ट्रक्चर और बिहेवियर के तो नहीं कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉन्स्ट्रेंट क्या है कि कुछ स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर और बिहेवियर होना चाहिए ताकि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव किया जा सके। इंटरकनेक्टिविटी और इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट करनी चाहिए डिफरेंट कंपोनेंट्स में, ठीक है। अगर अभी हम कहें कि टीचर और प्रिंसिपल है उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए और आपस में डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए। देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव अ हायर प्रायोरिटी, ठीक है, जो भी डिफरेंट सब सिस्टम्स हैं उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड की हैं इनफैक्ट जो चीज़ जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन है उसके लेवल्स की अगर बात करें तो स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन, ये हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन होती हैं। अब देखिए जो ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन है ये किस लेवल पर है, ये सबसे पहले देखें तो ये लोअर लेवल पर होती है। मैनेजमेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मिडल लेवल पर होती है, और स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किसके पास होती है, अपर लेवल पर होती है, ठीक है। और जो सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे DSS यूज़ किया जाता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे MIS यूज़ करें, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और यहाँ पे आप यूज़ करें DPS। अब देखिए जो स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है। जो मिडल लेवल पे होती है वो मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। और जो लोअर लेवल वाले प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स वगैरह वो सब क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, ठीक है। जो भी डेली रिपोर्ट्स बनती हैं वो स्ट्रक्चर्ड होती हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में बनाई जाती हैं। जैसे जैसे अपर लेवल पर जाती हैं तो वो चीज़ें क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन लेस कम होती रहती है, तो इसलिए वो उतना स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन लो कंडेंस्ड, एंड मैनेजमेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मीडियम मॉडरेटली प्रोसेस्ड होती है। अब देखिए नेक्स्ट जो आता है चीज़ वो क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब देखिए SDLC की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फुल फॉर्म होती है SDLC की, ठीक है। जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिफरेंट मॉडल्स पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि क्या रहेंगे, डिफरेंट फेजेस क्या रहेंगे, उसी तरह से यहाँ पे SDLC में होता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे पास क्या आता है कि डिफरेंट जो भी हमारे फेजेस या एक्टिविटीज़ रहेंगी वो आती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, ठीक है। यहाँ ये सब एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करके हमारा एक सिस्टम क्या होता है, प्रिपेयर हो जाता है।
देखिए इसके फेजेस कौन कौन से हैं। अगर फेजेस की बात की जाती है, कई बार नंबर ऑफ फेजेस पूछ लिए जाते हैं एसडीएलसी के, तो हमारे पास यहाँ टोटल कितने फेजेस हैं, 5 फेजेस हैं। ठीक है, तो देखिए प्लानिंग है सबसे पहले, देन एनालिसिस है, देन डिज़ाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है एंड मेंटेनेंस है। सबसे पहले प्लानिंग होगी, देन एनालाइज करेंगे रिक्वायरमेंट्स को कि क्या करना है, किस तरह से करना है, ये आएगा डिज़ाइन में। देन उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और फिर मेंटेनेंस होती है। ठीक है, उसमें कुछ एनहांसमेंट करना है, अडेप्टेशन, वो सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, मेंटेनेंस में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है, देखिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इंटरपर्सनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स, ये स्किल्स होनी चाहिए किसी भी सिस्टम एनालिस्ट में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल में किस तरह से कम्युनिकेट करें, टेक्निकल में कितनी नॉलेज है बेसिकली। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी एट्रीब्यूट्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट में। देन हमारे पास आता है मेजर एक्टिविटीज़ इन रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 दे देते हैं, उसमें से पूछ लेते हैं कौन सा है कौन सा नहीं है, कई एग्जाम्स में आता है। तो मेजर एक्टिविटीज़ जो होती हैं रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन। ठीक है, अभी कोई हमें प्रोजेक्ट देता है, ये करना है, तो हमें सबसे पहले तो देखना कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन में देखिए 3 मेजर एक्टिविटीज़ हम देख पा रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स एंटिसिपेशन, ठीक है, ये पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से हम समझते हैं सिस्टम को और अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करते हैं। फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर स्पेसिफाई करते हैं कि एक्चुअल में जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स एंटिसिपेशन, रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये हमारे रहता है रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन में मेजर एक्टिविटीज़। देन देखिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लाइक इंटरव्यूइंग, और भी बहुत से होते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिया है कि ताकि पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, एक बेसिक ओवरव्यू सा हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स में इंटरव्यू के थ्रू हम करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर क्वेश्चनेयर्स के थ्रू कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, रिव्यू लेते हैं रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर्स और फॉर्म्स के थ्रू, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, GAD इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये सब आपके क्या हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है देखिए टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी। तो इसमें ही हमारे पास क्या रहता है, एक फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। ठीक है, अभी हम लोग भी खुद भी अगर कहीं मार्केट जा रहे हैं तो हमारे पास अगर सपोज 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है, और हम जो भी चीज़ देख रहे हैं या कुछ भी हम चेक करते हैं कि ये हमारे पर्पस को सॉल्व कर भी रही है या नहीं कर रही है, या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि हाँ कोई चीज़ अगर 1200 की मिल रही है, हमारे पास तो 1000 है, कि हम परचेज़ कर भी पाएंगे या नहीं, मतलब हमारे पास उतना है अमाउंट, सफिशेंट अमाउंट है भी है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम्स के लिए भी, जो भी हम सिस्टम डेवलप करते हैं उसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी होती है। ठीक है, और फिजिबिलिटी स्टडी में डिफरेंट फिजिबिलिटीज़ को चेक किया जाता है, लाइक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, कि हम जितने में सिस्टम बना रहे हैं उतना हमें उतना कुछ बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, कॉस्ट को और जो प्रॉफिट है उसको ऑब्वियसली चेक किया जाता है। इसी तरह से टेक्निकल फिजिबिलिटी, अब कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहा है कि क्लाइंट ने बोला कि हाँ C++ में बनाना है, जावा में बनाना है, .NET में बनाना है, अब हमें .NET आती है या नहीं आती, या और भी ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि इसी तरह से टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक की जाती है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी चेक की जाती है, बिहेवियरल फिजिबिलिटी चेक की जाती है, एंड देन शेड्यूल फिजिबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है, तो ये फिजिबिलिटी स्टडी में हम चेक करते हैं कि हाँ वो फिजिबल है भी है या नहीं है सिस्टम हमारे लिए। तो ये सब फिजिबिलिटीज़ होती हैं, लाइक यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई कर लिया हमने, इम्प्लीमेंटेशन ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर लिए, देन हम क्या करें, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करते हैं, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क को, और फिर अकॉर्डिंगली चूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिव को। ठीक है, मार्केट में 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, जो हमें बेस्ट लगेगा उसे ही चूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली। यहाँ पे भी वही प्रोसेस रहता है, अकॉर्डिंगली चूज़ की जाती है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है एक टर्म स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जहाँ पे क्या किया जाता है, ग्राफिकल टूल्स को यूज़ किया जाता है एनालाइज और रिफाइन करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के हैं उससे, और फिर न्यू सिस्टम को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिकल टूल्स यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। डीएफडी यूज़ करते हैं हम, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा डिक्शनरी यूज़ करते हैं, डिसीजन ट्रीज यूज़ करते हैं, डिसीजन टेबल्स यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, स्यूडो कोड। ये सब चीज़ें हम सिस्टम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में यूज़ करते हैं। देखिए जो डीएफडी होती है, यहाँ पे हम क्या इस तरह का हमारा बन जाता है, डिफरेंट लेवल्स पे डीएफडीज बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, डिफरेंट एंटिटीज़ जो होती हैं रेक्टेंगल इससे शो कर रहे हैं, जो भी हमारा फ्लो है वो शो किया जा रहा है। ठीक है, जो भी सिस्टम है इस तरह से हम क्या बना रहे हैं, डीएफडी कंटेक्स्ट डायग्राम बना रहे हैं। देन डाटा डिक्शनरी, उसका ये देखिए ये एक एग्जांपल शो की है सिर्फ आपको, कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं किया, तो उससे तो ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेटा डिक्शनरी में हम इस तरह से लिखते हैं, डिफरेंट जो सीरियल नंबर्स हो गए, डेटा नेम हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि क्या उसमें शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स दे दिया। ठीक है, इस तरह से डेटा डिक्शनरी टैबुलर फॉर्म में जो होता है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टैबुलर फॉर्म में इस तरह से कौन सा यूज़ किया जाता है, आगे फर्दर चीज़ पूछ ली जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं डिसीजन ट्री में, बेसिकली कंडीशन ली, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया। अब आगे फर्दर कंडीशंस हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है, देन उसके अकॉर्डिंग एक्शन, अब नेक्स्ट कंडीशंस आ गई, उसके अकॉर्डिंग एक्शंस। ठीक है, कंडीशंस और एक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आता है, रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली डिसीजन ट्री है, जहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, और हम डिफरेंट कंडीशंस और एक्शंस को कंबाइन करके अपना आउटपुट ले रहे हैं। देन हमारे पास देखिए एक टैबुलर फॉर्म में हमारे पास आ जाता है डिसीजन टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उसके बेसिस पे हम क्या ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, कंडीशंस और एक्शंस आपके इस तरह से डिसीजन ट्री में भी थे और इस तरह से डिसीजन टेबल में होते हैं। डिफरेंट रूल्स हैं हमारे पास, एडवांस पेमेंट मेड, नो, येस, नो, 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 इस तरह से परचेज अमाउंट अगर इक्वल है 10,000 के, येस, येस, नो, रेगुलर कस्टमर है, येस, नो। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे कि उसे 5% डिस्काउंट देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया हमने, नहीं डिस्काउंट देना है तो इनको नहीं देना है। ठीक है, जिसको देना है देंगे, नहीं देना है नहीं देंगे। ठीक है, चलिए ये था हमारा डिसीजन टेबल। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश की तरह जैसे हम सिंपल लैंग्वेजेस में लिखते हैं उसी तरह से, इफ़ कस्टमर पेज एडवांस देन दिस अदरवाइज दिस देन एंड इफ़ एल्स यूज़ किए हुए, इफ़ एंड इफ़। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में हो जाता है। ठीक है, ये हमारे थे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस टूल्स। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज़। तो देखिए टॉप डाउन स्ट्रैटेजी होती है और बॉटम अप स्ट्रैटेजी होती है। तो टॉप डाउन स्ट्रैटेजी में हम सबसे पहले फोकस करते हैं मेन मॉड्यूल जो रहेगा, उस देन सब मॉड्यूल्स पे आगे, फिर उसी तरह से आगे सब मॉड्यूल्स डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो टॉप डाउन स्ट्रैटेजी रहेगी ये। और बॉटम अप स्ट्रैटेजी में हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे। ठीक है, पहले उनके ऊपर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, हमें कैलकुलेटर डिज़ाइन करना होता था जब सबसे पहले प्रोग्राम बनाते हैं C++ में। ठीक है, तो कैलकुलेटर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले एडिशन पे वर्क करना, सब्ट्रैक्शन पे वर्क करना। तो ये क्या होगा, मॉड्यूल्स पे, डिफरेंट मॉड्यूल्स पे वर्क कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर मेन मॉड्यूल पे वर्क करें कि किस तरह से उन्हें कॉल किया जाएगा, क्या करा जाएगा, तो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। ठीक है, तो बॉटम अप स्ट्रैटेजी एंड टॉप डाउन में हम मेन मॉड्यूल पे पहले वर्क करें और बॉटम अप पे छोटे छोटे जो मॉड्यूल्स हैं पहले उन पे वर्क करते हैं, फिर उन्हें इंटीग्रेट करके मेन मॉड्यूल तक पहुँचाते हैं। तो ये दो हमारी डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटीज। जो सिस्टम हमारा बनाया है हमने, ठीक है, तो जो सिस्टम बनाया, तो देखिए हम बात करें कि मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर। अब सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स होगा और कितना नहीं होगा, ठीक है, वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो हम कैसे चेक करते हैं, दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, कपलिंग एंड कोहेजन। ठीक है, अब ये देखिए डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं ये अपने आपस में बहुत ज़्यादा अगर कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा कि हाई कपलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कपलिंग क्या कहती है कि कितना डिपेंडेंसी है एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल की आपस में। ठीक है, कपलिंग मीन्स दो मॉड्यूल्स की आपस में कनेक्टिविटी को चेक करना। ठीक है, कपलिंग में देखिए अब यहाँ पे हमारा जो है ऑलमोस्ट क्या है, सभी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, हाई कपलिंग। अब ये क्या है, लो कपलिंग। ठीक है, लो कपलिंग में क्या है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। ठीक, तो कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है टॉपिक इसमें, इसके अलावा कोई और टॉपिक हमें डिस्कस करना है, तो छोटी सी वीडियो उसकी भी बन जाएगी, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड या टेस्टिंग से रिलेटेड आपको चाहिए तो। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं MCQs। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ अ पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ईज ऑफ प्रोग्रामिंग,
रेस्पॉन्स टाइम, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और प्रिंटिंग ऑफ टिकट्स। और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, क्या रहेगा? रेस्पॉन्स टाइम। इन DFD एक्सटर्नल एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय अ। एक्सटर्नल एंटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? रेक्टेंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। Dash can be defined as the data that has been processed into a form that is meaningful to the recipient and is of real or perceived value in current or prospective decisions. अब देखिए, ये वो डेटा है जिसे प्रोसेस किया जा चुका है और मीनिंगफुल बनाया जा चुका है। दैट मीन्स क्या है? इंफॉर्मेशन है। आफ्टर द डिज़ाइन फेज द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इज नोन एज। ठीक है, जो डिज़ाइन फेज होता है उसके बाद जो डॉक्यूमेंट बनता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट इज अ डेटा फ्लो कैन ओनली इमैनेट फ्रॉम एन एक्सटर्नल एंटिटी, ओनली टर्मिनेट इन एन एक्सटर्नल एंटिटी, may emanate and terminate in an external entity, may either emanate or terminate in an external entity but not both. और इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? may emanate and terminate in an external entity. ठीक है, terminate तो मतलब वहाँ पे end और emanate मतलब स्टार्ट, प्रोड्यूस होना वहाँ से। ठीक है, स्टार्ट होना। तो डेटा फ्लो जो है वो दोनों चीज़ें कर सकता है, स्टार्ट भी हो सकता है और टर्मिनेट भी हो सकता है। Next, which of the following is or are the characteristics of information? Accuracy and relevance, form of information and timeliness, completeness and purpose, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? All of the above. Next question is the DFD data flow diagram is the basic component of dash system. Conceptual, logical, physical, none of the above. And the correct answer for this question is logical. ठीक है, ये क्या रहेगा? Logical system. Next question is in the analysis phase the development of the dash occurs which is a clear statement of the goals and objectives of the project. तो देखिए, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, फ्लो चार्ट रहेगा, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन रहेगा या डिज़ाइन रहेगा। सो दिस इज प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। ठीक है, डेवलप एनालिसिस फेज में क्या रहेगा? प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन। Then we have actual programming of software code is done during the dash step in the SDLC. जो actual programming है वो कहाँ की जाती है? Maintenance, evaluation, design, analysis, development and documentation. And the correct answer for this is development and documentation. ठीक है, एनालिसिस पे what to do, how to do, मेंटेनेंस तो बाद का पार्ट हो गया और जो एक्चुअल प्रोग्रामिंग है वो कहाँ हो रही है? डेवलपमेंट। Enhancements, upgrades and bug fixes are done during the dash step in the SDLC. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कौन से स्टेप में, कौन से फेज में एनहांसमेंट्स की, अपग्रेड्स की या बग फिक्सेस की बात की जाती है? तो देखिए, वो कौन से में होती है? मेंटेनेंस, इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, ये सब चीज़ें होने के बाद जब इम्प्लीमेंट हो जाता है तब एनहांसमेंट्स की बात आती है, अपग्रेड्स की बात आती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मेंटेनेंस एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, मेंटेनेंस फेज में हम इसी की बात करते हैं जब एक सिस्टम हो गया है इम्प्लीमेंट, फिर कई बार आफ्टर सम टाइम लगता है कि नहीं, ये कुछ अपग्रेड होना चाहिए। ठीक है, कुछ एनहांसमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगती है, कुछ बग्स आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें केस में आएंगी मेंटेनेंस में। नेक्स्ट वी हैव HIPO स्टैंड्स फॉर हायरार्की इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हायरार्की इनपुट प्लस आउटपुट, हायरार्की प्लस इनपुट प्रोसेस आउटपुट, हायरार्की इनपुट आउटपुट प्रोसेस। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज हायरार्की इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, ये आपका रहेगा करेक्ट आंसर। Then we have dash as a tabular method for describing the logic of the decisions to be taken. ठीक है, कौन से डिसीजंस ले रहे हैं हम उसे डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा टैबुलर मेथड यूज़ करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से डिसीजन टेबल्स, ट्री, डिसीजन मेथड, डिसीजन डेटा। ठीक है, ये तो हमने देखा कोई नहीं होते, लेकिन डिसीजन ट्री होता है जिसमें हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। टैबुलर मेथड हम किस में यूज़ करते हैं? डिसीजन टेबल्स में यूज़ करते हैं। Then we have the approach used in top-down analysis and design is to identify the top-level functions by combining many smaller components into a single entity, to prepare flowcharts after programming has been completed, to identify a top-level function and then create a hierarchy of lower-level modules and components, all of the above. And the correct answer for this question is this one, to identify a top level function. सबसे पहले top level function को identify करेंगे,
फिर क्रिएट करेंगे हम हायरार्की, जितने भी हमें लोअर लेवल मॉड्यूल्स चाहिए या कंपोनेंट्स चाहिए उसको क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इज प्रिपेयर्ड एट एवरी स्टेज, एट सिस्टम एनालिसिस, एट सिस्टम डिज़ाइन, एट सिस्टम डेवलपमेंट। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं होता सिर्फ डेवलपमेंट में होता है, डॉक्यूमेंटेशन हर फेज में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एट एवरी स्टेज। ठीक है, हर जगह हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ताकि कल को कोई और स्टडी कर रहा है प्रोजेक्ट को, सिस्टम को, तो उसे समझ में आता रहे। तो हर फेज़ पे किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन। ये नहीं होता कि सिर्फ हम कोडिंग कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कमेंट्स में उसने इस तरह से या किसी और तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन करें, नहीं, बाकी जगह भी क्या रहेगा आपका डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। Decision tree uses pictorial depiction of alternate conditions, nodes and branches, consequences of various depicted alternatives, all of the above. And the correct answer for this question is all of the above. जो decision tree होते हैं ये हमारा pictorial depiction भी होता है, nodes और branches भी यूज़ होते हैं, और वहाँ पे हमें बताया भी जाता है कि क्या कॉन्सिक्वेंस रहेंगे। ठीक है, एक्शंस भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डिसीजन ट्री। Then we have a decision table facilitates conditions to be related to। ठीक है, conditions किसके साथ relate करी हैं? तो वो उसके क्या actions, programs, tables या operations। तो इसका correct answer क्या रहेगा? actions। ठीक है, तो decision table facilitates conditions to be related to actions। An appraisal of a system's performance after it has been installed is called system planning, review, maintenance, batch processing, that is system review। ठीक है, कई क्वेश्चंस में तो क्या होता है, हम थोड़ा सा एक बार अगर अच्छे से पढ़ते हैं एग्जाम में, कोई भी किसी में क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो ऐसे नहीं रैंडमली मत चूज़ करिए कि सी चूज़ कर लें, या जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, या अगर नेगेटिव मार्किंग है फिर तो हम नहीं प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन इवन देन अगर नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सा एक बार आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रिव्यू ही टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्वेश्चन को समझ के कि क्या हो सकता है। ठीक है, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाएंगे जो कॉमन सेंस से भी हम कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप्रेजल, क्योंकि सिस्टम प्लानिंग नहीं हो सकता, अप्रेजल मेंटेनेंस नहीं हो सकता, बैच प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? रिव्यू ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड इट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट डेटा? User do not participate at this preliminary stage, should be comprehensive, every statement should be executed, all of the above। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कौन सी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि यूज़र डू नॉट पार्टिसिपेट, ये यूज़र पार्टिसिपेट नहीं करता इनिशियल स्टेज पर, प्रिलिमिनरी स्टेज पर। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? गलत है। ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए। The major goal of requirement determination phase of information system development is determine whether information is needed by an organization, determine what information is needed by an organization, determine how information needed by an organization can be provided, determine when information is to be given। And the correct answer for this question is determine what information is needed by an organization। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट डिटर्मिनेशन फेज जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट में, उसमें क्या रहता है कि और ये चेक करना कि क्या इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज कैरिड आउट आफ्टर रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइंड, बिफोर रिक्वायरमेंट्स आर डिटरमाइंड, simultaneously with requirement determination and independent of requirement determination। तो requirement specification देखिए कब बनाया जाता है? जब बनाया जाता है जब हम requirements को determine कर लेते हैं। ठीक है, so after requirements are determined then requirement specification prepare किया जाता है। Next question is, it is necessary to consult the following while drawing up requirement specification: only top managers, only top and middle management, only top middle and operational managements, and top middle and operational managers, and also those who will use the system। And the correct answer for this question is top middle and operational managers, and also all those who will use the system। Next is, a feasibility study is carried out after final requirement specifications are drawn up, during the period when requirement specifications are drawn up,
before the final requirement specifications are drawn up at any time. And the correct answer for this is before the final requirement specifications are drawn up. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज, ऑब्जेक्टिव पूछा गया फिजिबिलिटी स्टडी का. हमारे पास ऑप्शंस हैं टू असेस वेदर इट इज़ पॉसिबल टू मीट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस, टू असेस इफ इट इज़ पॉसिबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ बजट, ह्यूमन रिसोर्स एंड हार्डवेयर, to assist the management in implementing the desired system, to remove bottlenecks in implementing the desired system. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, टू असेस इफ इट इज़ पॉसिबल टू मीट द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ बजट, ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज हार्डवेयर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिजिबिलिटी स्टडी में हमने देखा कि हम एसेस करते हैं किसी भी सिस्टम को, ठीक है, कि हम जो भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की गई हैं वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. जो भी हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, लाइक बजट का कॉन्स्ट्रेंट है, एचआर का कॉन्स्ट्रेंट है, टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, उन सब कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ हम क्या उस सिस्टम को प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज़ों यहाँ पे फिजिबिलिटी में हम चेक करते हैं. ठीक है, डिफरेंट हमने फिजिबिलिटीज़ देखी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, बिहेवियरल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा. नेक्स्ट इज इट इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट अ फिजिबिलिटी स्टडी एज, कब कैरी आउट करना ज़रूरी है, कब करना ज़रूरी है, मतलब फिजिबिलिटी स्टडी इन सब में से. टॉप मैनेजमेंट जब इंश्योर नहीं कर पा रही है दैट अ प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल बिफोर कॉलिंग अ सिस्टम एनालिस्ट. टॉप मैनेजमेंट इज़ नॉट श्योर what they want from the system. Even though top management is in favor of the system, technology may not be mature for implementation. All organizations do it. So इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी. हालांकि क्या है कि टॉप मैनेजमेंट फेवर में है, फिर भी टेक्नोलॉजी के लिए वो श्योर नहीं है. ठीक है, वो देखना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्या इम्प्लीमेंट हम वो कर सकते हैं जो हमारे पास है या नहीं है. ठीक है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, फिजिबिलिटी स्टडी को करना पड़ेगा ज़रूरी. Next, the primary objective of system design is to design the programs, databases and test plans, design only user interfaces, implement the system, find out how the system will perform. And the correct answer in this is A option, design the programs, databases as well as test plans. ठीक है, तो सिस्टम डिज़ाइन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है उसमें हमें प्रोग्राम भी डिज़ाइन करने होते हैं, डेटाबेसेस भी और टेस्ट प्लान्स भी, ये सब चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं. Next question is the most important attribute of a system analyst is excellent programming skills, very good hardware designing skills, very good technical management skills, very good writing skills. तो देखिए सिस्टम एनालिस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट पूछा है. ठीक है, एक्सीलेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स होने चाहिए, ठीक है, राइटिंग स्किल्स होने चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या पूछा आपसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट. तो देखिए वेरी गुड टेक्निकल मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और MCQs. इसी तरह से नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर आएंगे कल की इस वीडियो में. ठीक है, इसी सीरीज़ में हमारा कंटिन्यू रहेगा रिवीजन कोर्स में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी तक तो कर लें, ताकि आपने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें. ठीक है, किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए यूज़फुल हो सकता है. ठीक है, जो हमारे डिफरेंट क्लासेस चलती हैं तो वो यूज़फुल हो सकती हैं. आपको कुछ ज़रूर कुछ ना कुछ नया मिलेगा सीखने को. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन बाय बाय एंड स्टे कनेक्टेड.